अस्सलाम वालेकुम। फुल स्टॉप की नई सीरीज है और इस सीरीज का नाम है पाकिस्तान मैटर्स। हर कोई अपने मफाद के लिए सोचता है, गवर्नमेंट अपने मफाद के लिए सोचती है, ऑपोजिशन पार्टीज अपने मफाद के लिए सोचती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कौन सोचता है और पाकिस्तान के लिए क्या मैटर करता है और अवाम के लिए क्या मैटर करता है, अब तो सवाल इसका उठता है। इसीलिए पाकिस्तान मैटर्स के नाम से हम ये सीरीज शुरू करेंगे और वो इश्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए जरूरी भी हैं, अवाम के लिए जरूरी भी है, और कोशिश करेंगे कि एंड पे कोई सिर्फ बहस तकरार ना हो, कोई सोल्यूशन भी निकल सके, कोई ऐसी कंक्लूजन भी निकल सके जो आवाम तक पहुंचे। सिर्फ तकरार ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना दिए जाए, वो बात की जाए जिसमें वजन हो। तो आज सबसे पहले इस सीरीज के पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी टीवी पे आप इन्हें देखते रहते हैं, इफ्तिखार अहमद साहब। अवाम की आवाज है और छोटे तबके की आवाज है, और छोटा तबका इसलिए भी इन्हें सुनता है, इन्हें लगता है कि वो अपने आप को रिलेट करते हैं इफ्तिखार साहब जो भी बोलते हैं। और दूसरी जानब मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं, आप उन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, जहांगीर तरीन को क्लीन चिट देने का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज राजा रियाज साहब हल्फन कसने खाते रहे, बैरिस्टर अली जफर कहते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है खान साहब ने क्लीन चिट दे देनी है जहांगीर तरीन को, और अगर दे देंगे तो क्या भुगतेंगे? देखिए, मसला है कि जहांगीर तरीन अब खान साहब के गले में एक ऐसी हड्डी बन के फंस गया है जिसको ना उगलना भी आसान नहीं है और निगलना भी आसान नहीं। जहांगीर तरीन आज शुगर मिल्स का मालिक नहीं था, ये तब से शुगर मिल्स का मालिक था जब से उसने पीटीआई को ज्वाइन किया। और उसकी जो बात था उसके बारे में सब उसके दोस्त जानते थे, खुद इमरान खान साहब भी जानते थे। मैं मान नहीं सकता कि इमरान खान साहब जो उसके जहाज़ में उसके साथ ट्रैवल करते थे, उसके जहाज़ को इस्तेमाल करते थे, वो उनके लिए सारे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करता रहा, ख़ास तौर पर पंजाब में और सराइकी बेल्ट में। और जितने भी इलेक्ट हुए थे इंडिपेंडेंट, जितना मेहनत जहांगीर तरीन ने की, बहुत कम लोग इस सारी कहानी को जानते हैं। और जब ये सब कुछ कह रहा था, क्या इमरान को नहीं पता था उसका कारोबार क्या है, उसकी कितनी मेलें हैं, उसकी मेलों की नौयत क्या है? मैं नहीं मान सकता। अब इमरान खान ने इसलिए उसको फैसला किया कि सजा दी जाए, ताकि वो दुनिया को कह सके कि मैं तो बड़ा इंसाफ में बिलीव करता हूँ। अगर मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ, तो उसकी वजह यह है कि मैं असूली तौर पर इन लोगों के खिलाफ हूँ जो इस किस्म के हरकत करते हैं। इसलिए वो खास तौर पे अब इसको ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो तवक्को नहीं कर रहा था इमरान, और ये इमरान की अथॉरिटी को चैलेंज है, ये ग्रुप जो है और इस ग्रुप के जो तमाम अरकान हैं, इमरान जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता है और समझता है कि कोई उसके आगे बोल नहीं सकता, उसको इस वाक़े में हिला के रख दिया। क्योंकि ये वाक़या इतना संगीन है कि जो एक अथॉरिटी होती है पार्टी प्रेसिडेंट की, उसको कंप्लीटली चैलेंज किया गया। फिर रख रखाव का बहाना बना के उन्होंने ये भी बयान दिया, हम पीटीआई में हैं, थे और रहेंगे। ये जो फ़िक्रे मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मुख्तलिफ लोगों से सुने जो बगावत पर आमादा होते हैं या बगावत करते हैं। क्या जहांगीर तरीन को सज़ा होगी? अगर तो जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केस है वो हकीकत पर मबनी है और उसमें दुरुस्त बात कही गई है, तो फिर उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ उसको फौरी सज़ा नहीं होगी, उस पर केस भी रखा जाएगा, पेशियाँ होती रहेंगी, मामलात आगे चलते रहेंगे। जो करोड़ों रुपया लेने वाले वकील हैं, वो सारी सूरत-ए-हाल को हैंडल करेंगे और इस तरह ही ये मामला चलता रहेगा। आपको पता है कल एक नया ग्रुप भी इमर्ज कर गया, छीना ग्रुप। उनका भी ये कहना है कि जी हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहे। उन्होंने जब देखा कि जहांगीर तरीन के ग्रुप ने एक पॉइंट हासिल कर लिया कि उनको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं तुम्हारे इलाके में काम करने के लिए 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपया फी कॉन्स्टिट्यूंसी दूंगा। अब बड़े मजे की बात है, इमरान खान बतौर पार्टी प्रेसिडेंट और बतौर एक सियासी रहनुमा ये कहते रहे हैं कि ये जो फंड्स हैं ये गलत है, सियासतदानों को, एमपी और एमएनएस को ये फंड नहीं देने चाहिए, ये एक तरह की करप्शन है, ये उनके खिलाफ हैं और बहुत सारे बयान मौजूद हैं। लेकिन देखें हालात ने किस हद तक मजबूर कर दिया जहांगीर तरीन की इस हरकत ने कि न सिर्फ उनकी ये बात मानी जा रही है, बल्कि अगर आज के अखबारात आप गौर से पढ़ें तो उसमें ये भी पता लगेगा कि उस इलाके के जो पुलिस अफसरान हैं, जो इंतजामी अमूर के अफसरान हैं, उन सबको तब्दील किया जा रहा है उन एमपी और एमएनए की ख्वाहिशात पर। तो इसका मतलब है फिर ये वो रुख है जो इमरान जिसके नफी करता रहा, इमरान जिसके खिलाफ लड़ता रहा, आज उसी का वो शिकार हो रहा है। तो जहांगीर तरीन ने कम से कम इमरान के वो जो ख्वाब थे उन पर जो पत्थर मारा है, उससे काफी क्रैक्स आई हैं उन ख्वाब के अंदर। मुझे सिर्फ इतना कहना है।
यानी मजबूर होकर खान साहब वो सब कुछ करने पे मजबूर है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसके दावे वो करते रहे। बिल्कुल आपके सामने है ना जी। ठीक है, फारूक साहब आपको लगता है तरीन ब्लैकमेल कर सकेंगे खान साहब और उनसे वो ब्लैकमेल हो जाएंगी और चिट मिल जाएगी उन्हें? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इतना क्रेडिट देना चाहिए कि वो चीज जो टोटली अनथिंकेबल थी, अनइमेजिनेबल थी, कि जहांगीर तरीन जैसा शख्स जो कि वाकई, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने सही फरमाया, वो इमरान खान का क्लोज, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, दस्तराज और बिल्कुल करीब तरीन उनके एसोसिएट जो है, और उनके पार्टी के ए टीम हो गए, उनकी ए टीम है, जो भी आपके, वो शख्स जो है वो पिछले तकरीबन कितने महीनों से, एक साल से तकरीबन, ही इज अंडर क्लाउड्स, अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो अलग बात है कि जहांगीर तरीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया था आज से 3-4 साल पहले। लोगों ने कहा कि वो बैलेंसिंग एक्ट है नवाज शरीफ का, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक मेरिट पे फैसला किया। अब जब ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है, ये साबित हो गया कि यस, मेरी नजर में जहांगीर तरीन एज अ मैन ऑफ द माफिया। वो देखें, इन लोगों की कोशिश यही होती है कि जब क्यू लीग बने, फलां लीग बने, ये लोग हमेशा जो बड़े बड़े माफिया के लोग हैं, जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बिजनेस एम्पायर है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये सब आराम से आके बीच में आके बैठ जाते हैं और अपने इंटरेस्ट को, खानदान के इंटरेस्ट को, बिजनेस एम्पायर को वो फिर अपना उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहली बात, वी गिव हिम क्रेडिट कि इमरान खान ने ये किया। कम अज कम मेरे लिए तो ये बड़ी बात थी कि मामला कम अज कम यहां तक पहुंच गया कि अब वो बैंकिंग कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, वहां से भी उनकी बेल की एक्सटेंशन हो रही है बार बार, और एफआईए में उनके खिलाफ जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, और वहां पे भी उनकी पेशियां हैं। जहां तक बीच में आने उनका ताल्लुक है अपना ये अली जफर साहब का, मैं बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करता हूं। अली जफर साहब का कोई काम नहीं था कि अली जफर को बीच में डालते। इस तरह तो जितने बाकी मुलजमान हैं वो कहेंगे जी हमारा भी फिर एक जो है, एक पाकिस्तान का टॉप लॉयर जो है वो आए और वो हमारे लिए भी एक रिपोर्ट बनाए कि ये एफआईए का, ये नैब का केस हमारे पे जेन्युइन है या नहीं है। तो वो असूलन मैं समझता हूँ बात गलत है। और आज जो खबर आई है, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, कि जी अली जफर साहब ने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन को, देखें ये जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, लॉ ऑफ द लैंड है, मैं समझता हूं उसमें ये एक इंटरवेंशन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बट हैविंग सेड दैट, जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है, सियासत करें जो मर्जी करें, ये भी इस पार्टी को इसके दोनों वर्जन आ सकते हैं कि जनाब एक तो पार्टी में इतनी जमहूरियत है कि हम तो सुन रहे थे कि वहां नून लीग का एक ग्रुप निकलेगा, पीपल पार्टी का ग्रुप निकलेगा, निकल आया अपना पीटीआई का। लेकिन इस ग्रुप ने 48 घंटे में अपनी पोजीशन पे यू टर्न लिया, और वो यू टर्न क्या लिया, मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़ी गलती ये की है। सियासत करें भाई, नो कॉन्फिडेंस लाए, नो इश्यू, निकाल दें इमरान खान को, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को खत्म कर दें वहां पे भी। लेकिन उन्होंने गलती ये की, उन्होंने जब बजट के वोट को थ्रेटन किया कि जनाब हम फिर बजट को देखते हैं कैसे पास होता है, वहां उनकी गलती जो है ना वो उनके उनके गले पड़ गई। क्योंकि रियासत के दायरे, हुकूमत के दायरे एक चीज पे वो कायम है। पाकिस्तान में कभी, मुझे याद नहीं, शायद इफ्तिखार साहब को याद हो, मैं तो अयूब खान के जमाने से ये तमाम बजट सियासत को फॉलो कर रहा हूं, कभी किसी ने बजट वोट को थ्रेटन नहीं किया। बजट को कोई माइक लाल पैदा नहीं हुए इस मुल्क में जो कि कहे जी हम बजट में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत अफेक्ट होती है। ये फाइनेंस बिल इससे इंपॉर्टेंट बिल होता ही कोई नहीं, क्योंकि सारा दारोमदार रियासत का चलना इसी पे होता है। हैविंग सेड दैट, मैं जैसे बताऊं कि इन अ वे इफ्तिखार साहब इज राइट, होगा ये कि कुछ लोग बीच में पड़ेंगे, जो कि मैं समझता हूं गलत है। अच्छा जी केस को लटकाओ, लंबा कर दो केस को, एफआईए तारीखी पे तारीखें देगा। हालांकि होना क्या चाहिए भाई, अगर जहांगीर तरीन ने वायलेट किया है लॉ ऑफ द लैंड, उसको अरेस्ट करें, और बाकी जो लोग हैं शुगर कमीशन वाले, बाकी जो और लोग हैं, चाहे बेशक वो गवर्नमेंट में है, उनको भी अरेस्ट किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं वहां वो कार्रवाई नहीं हो रही। सो मैं ये समझता हूं जहांगीर तरीन का केस इज द बिगेस्ट टेस्ट केस फॉर इमरान खान। लेकिन इमरान खान की जो पब्लिक पोजीशन है वो यही है कि ही विल नॉट बी ब्लैकमेल। और वो आप नोट करें कि वो मेरी नजर में जब से जहांगीर तरीन का केस आया है और उसने ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, पब्लिक पोजीशन, कि जी आप मेरी गवर्नमेंट जाती है तो जाए, उसकी अपनी पॉलिटिकल स्टेचर में इजाफा हुआ है।
और मैं समझता हूं कि अब आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि FIA किस हद तक जहांगीर तरीक को प्रोसिक्यूट करती है। करना चाहिए, क्योंकि जब एविडेंस सामने आ गया मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स अब्रॉड का, तो होना चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ना अपना आएगा, ना मसला पैदा होगा इमरान खान के लिए फेडरल लेवल के ऊपर, और ना बुज़दार शाह उस्मान बुज़दार के लिए होगा पंजाब लेवल पे, डिस्पाइट द फैक्ट बहुत क्या असर हो रही है चौधरी साहब वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है ये 2 साल स्मूथ सेलिंग है। बात पे आपको लगता है कि किसी एक की कुर्बानी होगी, या शहजाद अकबर की या जरीन साहब की? देखिए, बात ये है कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पहले कन्विंस होकर ये कहा कि वो गलत आदमी है, जहांगीर तरीन बुरा आदमी है, उसके मुकदमात होने ही चाहिए, फिर ये अली जफर वाली कहानी क्या है? जफर के अपॉइंटमेंट में कोई नाती ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना लीगल है। जब आप एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं और FIA को कहते हैं उसके खिलाफ प्रोसीड करो, और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट भी हो जाती हैं, फिर आप एक कमेटी कैसे बना सकते हैं उसको बचाने के लिए या उसका मौका सुनने के लिए? तो फिर अदालती निज़ाम को बंद कर दें। आप अदालतें में घर में लगा लिया करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगा लिया करें, खुद ही फैसला किया करें, खुद ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराया करें, फिर उस FIR पे अमल दरामद रोक दिया करें और फिर अपने घर की एक कमेटी बना दिया करें। तो बाकी मैं बड़ा खुश हूँ फारूक साहब की बातें जज्बाती सुन के और बुलबुलांगेज। काश ये वो जो दवाइयों का इतना बड़ा स्कैंडल है जिसमें दवाइयों की कीमतें 400% बढ़ा दी गई, उनका भी कोई मुलजम मुजरम, कोई FIR, कोई FIA, वो भी तो इमरान खान के लिए चैलेंज है ना। ये गंदम जो आज जब हम बात कर रहे हैं, गंदम जिस रेट पे बिक रही है, ये स्कैंडल भी तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी आज दावा करते हैं कि सबसे अच्छी का इस दफा फसल हुई, तो किसानों को बड़े पैसे मिले हैं, सुनने में बड़े खुश हैं किसान। तो किसान तो खुश होगा जी, अगर मुझे 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं तो हैप्पी हूँगा, लेकिन 4 पैसे ज्यादा मिले ना। आप मेरी खादें देखें कितनी महंगी हुई हैं, मेरा डीजल देखें कितना महंगा हुआ है, मेरे स्पेयर पार्ट्स देखें चीज़ों के कितने महंगे हुए हैं। ये बहस में इसमें नहीं जाता, ना आपको वक्त है और ना ही आपको समझ आएगी 1-2 सेकंड के अंदर इन बातों की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गंदम का बुरान आज भी है, आज भी आप बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो रिंग रोड वाला मसला खुला है, अभी उसमें भी देखें कि उसमें रिंग रोड के मसले में PMLN के कौन सा नाम आया जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा नाम आया जी, ANP का कौन सा नाम आया जी, JUI का कौन सा नाम आया जी? तो ये कहना है कि जनाब हम ही अच्छे हैं, बाकी सब इस मुल्क में करप्ट बसते हैं, चोर हैं, चक्के हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, ये नारा कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आता है, जो बेचारे ये जानते नहीं कि रियासत की हिकमत क्या। और ये फारूक जी कह रहा था ना बजट, और सब बजट आपकी वजह से पास नहीं होता ना, मेरी वजह से पास होता है। जिस अदारे में आप हैं ना, ये बजट उसकी वजह से पास होता है। ये नहीं कि कोई मेरा ख्याल है बजट की मंजूरी के लिए या गरीब आवाम का ख्याल है, नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा जिस अदारे को होता है वो तस्वर भी नहीं कर सकता कि बजट को 4 दिन भी लेट हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये बातें करने वाली नहीं है, फजूल है, ये इशू नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान को 25 के 25 नंबर दे रहे हैं लोगों को उल्टा टांगने के, गिरफ्तार करने के, उनको जलील करने के, उनको रिडिकुल करने के। लेकिन मेरे दोस्त, महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, बैड गवर्नेंस, दूसरे महकमों में लूट मार, इसका जो 75 नंबर का बाकी पर्चा है वो किसने हल करना है? मैंने हल करना है, वो भी इमरान साहब ने हल करना है, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जिस किस्म की लैंग्वेज कल उसके एक वजीर ने इस्तेमाल की है, तुम दो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया पब्लिक प्लेस पे, अगर ये है आप उस हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के लिए कह रहा है, तो उससे पर हमें उस सारे की सारी सोच की समझ आती है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जन्म लेती है। ये इतना आसान नहीं है। पसंद है वो शरीफली ऐसे लोगों को आगे लाते हैं, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान हो या कोई और। देखिए, मुझे अभी तक मैं तवक्को कर रहा था कि कल मैंने रात एक प्रोग्राम में कहा भी कि इमरान खान साहब इस लफ्ज का आप नोटिस लें, मुझे तो इस लफ्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक नौजवान नस्ल जो देखती है सुनती है, जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, आप उनको क्या लफ्ज दे रहे हैं? आपका रवैया क्या है? आप इस समाज को दो इतनी बुरी तरह तकसीम कर चुके हैं। इससे पहले समाज तकसीम हुआ हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी जब बनी, उस जमाने में राइट और लेफ्ट की जो जंग हुई, इसमें समाज दो हिस्सों में बट गया। एक नया समाज तकसीम हुआ है इमरान खान के दौर में, जब इसने नौजवान जो 2020 पैदा हुए हैं, जो इसके दौर में कुछ 14 साल के थे, 15 साल के, बेरोजगार, बदहाल, फ्लूकुल हाल, जिनके पास मोबाइल है और उनके जो ट्विटर पे अगर अकाउंट देखें तो 14 उनके फॉलोअर होते हैं और वो गालियां सारे पाकिस्तान को दे रहे होते हैं। तो ये अच्छा नहीं हो रहा।
अब दे जहांगीर तरीन को सजा दे, लेकिन जहांगीर तरीन नहीं है, वो शुगर मिल का तो पूरा का पूरा एक माफिया तो बिल्कुल, ये बैठा जो हुआ ट्रेंड है में। ये तो बहुत ही सर, आप जरा सी कोई बात, कमीशन रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का गालिबा नाम भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के नाम है, अच्छा कितनों के सर, खिलाफ ये जो अभी FIA आपने बात की ना कि हुकूमत को, हाँ दुरुस्त है, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है सर, जो बात आप कर रहे हैं, मैं फारूक साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगी, इमरान खान साहब जिससे नोटिस लेना चाहे ले सकते हैं, ये एक मामला, और अब जो ये जी जी सर, मैं अब आपकी बात जो कंटिन्यू कराना चाहूंगी फारूक साहब से, जो आप बात, तो जिन बातों पे फारूक साहब को नोटिस ले रही है वो तो पहले ही उस नजरसानी की दरख्वास्तों पे दर्ज थी। जी फारूक साहब, सॉरी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा काइंडली रिपीट कर दें जो सवाल अपना। जी सर, जी सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी फारूक इफ्तिखार साहब ने भी ये बात कही कि शेख रशीद साहब ने जो जबान कल इस्तेमाल की, उसके खान साहब को नोटिस लेना चाहिए कि हमारे मुआशरे के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिन चीजों पे हुकूमत नोटिस ले रही है और अपने आप को फंसा रही है, वो तो फिर से जगहसाई का सबब बनेंगे, जो कि जस्टिस काजी फायद ईसा का मामला है। उस पर आप क्या कहेंगे? फिर से नजरसानी दरख्वास्तें क्या करना चाह रही है हुकूमत? हाँ, पहले तो आपने जो बात की अपना, ये शेख रशीद साहब ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, देखिए शेख रशीद जो है वो मेरे क्लास फेलो, हम एक ही वक्त थे गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में, और मैं उनको जानता हूँ एज स्टूडेंट लीडर। जाहिर बात है इफ्तिखार साहब भी जानते हैं, ये अपना उसी अपने दौर में इन्होंने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। शेख रशीद जो है वो डाउनटाउन के आदमी है रावलपिंडी के, वही लियाकत बाग और उसके गवर्नमेंट कॉलेज के इर्द का इलाका, तो वो डाउनटाउन के आती है। उनकी लैंग्वेज भी कई मरतबा उसमें आपको डाउनटाउन का टच बहुत नजर आएगा शेख साहब को, शेख साहब की लैंग्वेज में। तो लिहाजा मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनकी जो गुफ्तगू है, दे आर यूज्ड टू हिज स्टाइल ऑफ गुफ्तगू। ये मैं मानता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में थोड़ा एरोगेंस भी है और थोड़ा प्राइड भी है, ये बात जो है मैं तस्लीम करता हूँ। सर वो हमारा कल्चर तो नहीं है। नहीं, एक सेकंड, एरोगेंस और प्राइड पे मुझे कोई वो नहीं है इतराज, एरोगेंस हो, प्राइड होना चाहिए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए उनको इस वजारत के बाद। सवाल है कि जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं वो आपके आप वो नहीं, इफ्तिखार साहब की वो बात सही है, वो आई गेट योर पॉइंट, लेकिन अब ये है कि वाडा साहब ने भी एक अजीब सी गुफ्तगू कर दी चंद दिन पहले प्रोग्राम में कि जनाब एक SHO है वो 40 MPA के लिए काफी है, या फिर वो जो काला जूता उन्होंने रखा काशिफ वासी के प्रोग्राम में, और जो उसने एक बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू की जिसपे उसको 4 हफ्ते के लिए वैसे ही पार्टी चेयरमैन ने मीडिया से बैन कर दिया। तो ये तो कीपिंग इन व्यू हर किस्म का जो वजीर होता है विद डिफरेंट बैकग्राउंड, वो ऐसे कभी जमहूरी निजाम है, एक फ्री स्पीच है, लोग कभी ऐसे कर जाते स्लिप ऑफ टंग। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बात, जो आपका सवाल था जस्टिफाइड ईसा केस, देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है। जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरव्यू दिया आज से चंद दिन पहले, और जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं FBR की रिपोर्ट जब आई है उस पे अब मेरा जो रेफरेंस है वो विंडिकेट हो गया, जस्टिफाई हो गया कि जनाब उनके एसेट्स भी बाहर निकल आए और उन्होंने ओन अप भी कर लिए, और फिर जो वो FBR की रिपोर्ट में जो जॉइंट अकाउंट है फॉरेन करेंसी का, वो जो खुफिया अकाउंट था, ये जो भी आप कहें जो पहले डिस्क्लोज नहीं हो वो भी सामने आ गया, और ये तमाम चीजें तो उससे मुझे और उन्होंने कहा कि हम डिटेल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कल जो डेवलपमेंट हुई है, जो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है उन्होंने एतराजात लगा के वापस भेज दिया है, मैं मानता हूं कि रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दी हुई है, रेफरेंस वाला जो केस है कादी फैज़ ईसा है। लेकिन मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ये अब हुकूमत और जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, और देखिए इन्होंने फिर अपनी एक जिसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन है, एक नोटिस लेने वाली पिटीशन जो इन्होंने दायर कर दी, ये एतराजात रिमूव करेंगे और ये दोबारा दायर करेंगे। पॉइंट मेरा ये है, मसला ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक की हैसियत बड़ी मुतनाज़, बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो वर्डिक्ट आया है 6 और 4 के जजेस का, उस वर्डिक्ट पे देखें, उस पे मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को एतराज होना चाहिए, और वो ये, एंड आई एम श्योर इफ्तिखार साहब को भी कुछ वो भी इससे मुत्तफिक नहीं होंगे कि नो वन इज अबव द लॉ, जजेस आर नॉट अबव द लॉ, ये तासुर दिया गया है। ये जो और एक सेकंड, और दूसरा ये कि आइन के मुतसादिम है,
आइन कहता है नो वन इज अबव द लॉ, हमारा रिलीजन कहता है नो वन इज अबव द लॉ, और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस का इंतखाब करती है, हम कैसे कह सकते हैं कि जी वो इनइफेक्टिव होगी? तो मेरा ख्याल है ये मामला रुकेगा नहीं, ये मामला आगे जाएगा, और ये इसलिए भी आगे जाएगा कि देखें मोहतरम काजी फायद ईसा साहब जस्टिस बंदियाल के बाद ही इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब उनकी जो हैसियत है एक कंट्रोवर्शियल होगी है, मुझे नहीं समझ आती कि वो एज ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो कैसे, मैं तो दूर की देख रहा हूँ, वो कैसे अपना रोल अदा करेंगे। हुकूमत है ना, इत्तेफाक सर आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी बात दोस्त सोच रहे हैं प्रेसिडेंसी में बैठ के, क्या बात है यार, इनको कितना दुख और गम है इस मुल्क और कौम का कि आने वाला जो चीफ जस्टिस है उसके खुफिया पैसे हैं, खुफिया। आइए फिर तमाम मुमकिन जो चीफ जस्टिस अगले 10 साल में बनने वाले हैं उन पे भी इस कानून का, इस असूल का इतलाक करते हैं, ठीक, उन सबको कहते हैं अगले 2 हफ्तों में अपनी तमाम चीजें डिक्लेयर करें, और लोगों को कहते हैं, मुस्तरी करते हैं कि जो डिक्लेरेशन किया है अगर लोगों के पास इस डिक्लेरेशन के अलावा कोई इतला तो वो जमा करवाएं, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक सीजे के खिलाफ इसलिए कि उसने रावलपिंडी के एक मुकदमे में एक जजमेंट दी हुई, आप नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने क्योंकि उसने एक अदारे की अथॉरिटी को चैलेंज किया हुआ है, ये भी लोग जानते हैं। अगर आप करप्शन की बात करते हैं, असासों की बात करते हैं, तो तमाम जजेस के जो असासे हैं वो डिक्लेयर कीजिए पब्लिकली, किसी का कोई हक नहीं है। आपने कहा तमाम बराबर हैं कानून में और लॉ में और आइन में, तो मैं मुतालबा करता हूँ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तमाम लोगों के असासे अगले 2 हफ्ते में डिक्लेयर किए जाए, और खास तौर पर उन लोगों के जो कि 10 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। ये क्या मजाक है? आप एक आदमी के पीछे पड़ गए, ये क्यूरेटिव जो आप लेना चाह रहे हैं ये मजाक है, और इसलिए आप कर रहे हैं कि एक जज रिटायर हो गया। लोग इतने बेवकूफ नहीं जितना आप लोगों को समझते हैं। आप चाहते हैं 5-5 की जजमेंट आए, कर रहे हैं आप ये तमाशा भी, लेकिन याद रखिएगा इसका नुकसान इस पूरे के पूरे सिस्टम को होगा जिस सिस्टम को आप बचाना चाहते हैं। एक दिन आएगा तो तमाम वो सवालात सड़कों, गलियों और मोहल्लों में उठाए जाएंगे जो काजी फैज ईसा ने अपनी जजमेंट में उठाए। बाकी आपकी मर्जी। मैं क्विकली एक बात कह दूं, अपना मोहतरम इफ्तिखार साहब ने अभी बात की वो फायद ईसा साहब का जो पहला केस था जिस पर फैसला दिया, और वो जाहिर बात है फैजाबाद का जो धरना हुआ था ये तहरीक लबैक पर, मैं यहाँ पे वाज़ेह करता हूँ, ये सब लोग जानते हैं कि उसमें आईएसआई को सरकारी तौर पे टास्क किया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ के जनाब ये धरने का ये जो मसला खड़ा हो गया यहाँ पे, इन्होंने एक पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की हुई है, लोग परेशान है, लोग आ जा नहीं सकते, एक अनसर्टन सिचुएशन है, इनके साथ डील करके इनको यहाँ से रिमूव किया जाए। फिर आप देखें कि क्योंकि ये इदारे को दिया गया था टास्क और जाहिर बात है फौज भी इन्वॉल्व थी, तो फिर उसमें मुझे आज भी याद है 8 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था उनसे बातचीत करके, जिसमें पीएमएल गवर्नमेंट के मेरे ख्याल एहसन इकबाल साहब वो भी विटनेस थे, और उसपे जनरल फैज ने बकायदा मेजर जनरल जो उस वक्त थे उन्होंने ग्रीन इंक्स को काउंटर साइन किया था कि हाँ जी हम इस मतलब ये इदारा ये जो हमने तस्वीर कराया या एग्रीमेंट कराया या हम इसके मतलब विटनेस हैं, ये जो भी आप कहें। तो वो एहसन इकबाल साहब 8 पॉइंट, हाँ उसमें गलती ये हुई थी कि जब वो लोग, जो गलती मैं समझता हूँ कि जब वो लोग डिस्पर्स हो रहे थे, गरीब लोग थे, आम शहरी थे, तो उन्होंने उसमें वो जो डीजी रेंजर्स उस वक्त के थे, जो मैं समझता हूँ वो बात गलत थी, वो तो एक ग्रेड 17 का अफसर भी कर सकता था। वो गरीब लोग आए, फौज में ट्रेडिशन है कि जब भी आप जाते हैं तो आपके पास हमेशा लिफाफे होते हैं, गरीब अपना लो रैंक्स जो है उनको आप देते हैं, चाहे माली हो चाहे कुक हो वगैरह उनको, तो उन्होंने अपने हाथों से वो लिफाफे दिए क्योंकि लोगों ने कहा जी हमने अब घर जाना है तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ वो बात गलत थी, वो उनको नहीं करनी चाहिए थे, लेकिन वो मसला इस इदारे ने हल कराया। अब मैं समझता हूँ कि फायद ईसा साहब को चाहिए था, अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे उस इदारे की वर्किंग पे, उस केस के बारे में उनको बुलाना चाहिए था जब वो केस सुन रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कि आप आए, अब अपना बयान जो है वो हमें रिकॉर्ड कराएं कि आपने ये सब कुछ क्या किया, तो ये सब चीजें सामने आ जाती। फारूक भाई मैं आपको एक मिनट, फारूक भाई मैं एक बात बताऊं, काजी फैज ईसा को कल आप फटे लगा दें, उसकी बीवी को फटे लगा दें, मैं आपको एक बात कह चुका हूं आज, इस तरह ये मामला अब पाकिस्तान में सेटल नहीं होंगे। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो सारी बातें सड़कों पे, अदारों में, इज्तिमात में, सिंपोजियम में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करें, आपकी मर्जी है। जी अगला सवाल क्या है ताकि हम खत्म करें इस प्रोग्राम को।
सर मुझे ये बताते, जब वो फारूक साहब एक बात कर रहे थे तो आप बड़े जुमानी किस्म की मुस्कुराहट दे रहे थे उस बात पे। मैं फारूक की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये एक अदारे में इसने सर्व किया है, ऑनेस्टली सर्व किया है। हर आदमी अपने अपने अदारों को सर्व करता है, लेकिन ये अदारे वाले कुछ ज़्यादा ही अदारे से लॉयल होते हैं कि अपनी मौत तक उसके साथ लॉयलिटी का इजहार करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि इनका हलफ शायद इसी का था, पाकिस्तान से जो इनका हलफ है या दूसरी चीज़ों से जो हलफ है वो सेकेंडरी हो जाता है। तो होता है, कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो इतने मैं बड़ा खुश हूँ उनके इस अदारे की इस परफॉर्मेंस से। ये अब अदारा उसके पीछे खड़ा है, वो काजी फायदी ठीक है सर। सर आखिरी सवाल, जो कि पाकिस्तान मैटर्स से हम बात ये भी कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज अपना अपना सोचती हैं, लेकिन ये जो रिफ्ट चल रही है मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान, वाकई कोई रिफ्ट है या सिर्फ बिलावल ने जल्दी पे तेल डालने का काम किया है? बिलावल ने क्या कहा? मुझे नहीं पता बिलावल ने क्या कहा। सर बिलावल ने कहा ना कि हम उस बयानिए को मानते हैं जो कि शहबाज शरीफ का बयानिया है, और मरियम ने, आपको पता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर वो किसी से पर्सनल बात करते हैं तो वो नून लीग का बयानिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है उसने जो बिलावल ने कहा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो अपने एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसका एक बयानी है, उसके बयानी में क्या बुराई है? अगर वो मुफाहमत का बयानिया लेके चलता है तो उसमें बुरी बात नहीं है। मैं खुद इस बात को बिलीव करता हूँ, जो एक फौज के अदारे के साथ तब कोई ले नहीं सकता। वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग अदालत है, 10 लाख लोग उससे मुतल्लिक हैं, 10 लाख उसके फंक्शनर हैं। बिल्कुल सोच ही गलत है, बिल्कुल अफसोसनाक सोच है। हाँ, उस अदारे में जो लोग, जिसने अभी एक दोस्त की हमायत कर रहे थे और उसकी बुरा भी कह रहे थे कि उसमें पैसे नहीं देते, लेकिन वो गरीब लोग थे, पैसे देने चला गया। ये ऐसे लोग हैं जो उस अदारे को बिला वजह मुलवस कर देते हैं। उनके बारे में तो गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है जनरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जो पार्लियामेंट के अंदर नॉर्म्स हैं। जहाँ तक है कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हम यकीन करें, मैं जिसने आपके प्रोग्राम से पहले आपसे अर्ज किया कि सिविल सुप्रीमेसी की बख्तरी के लिए जो रोल मोहम्मद खान जनेजो का पाकिस्तान में है, काश हमारे जर्नलिस्ट और हमारे भिखारी पढ़ें और स्टडी करें तो उसने उन 3 सवा 3 साल में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या किया। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट अमल से आती है और अल्फाजों से नहीं आती। ठीक, जब हम खुद में होते हैं तो उस पर हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का कितना ख्याल रखते हैं, लोग ये भी डिबेट करते हैं, लोग तो ये भी सवाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज जो रास्ता ढूंढ रहे हैं वो क्या, क्योंकि शहबाज, इमरान, आसिफ जरदारी, ये सब आने वाली चीज़ें हैं। अगले 30 साल के बाद पता नहीं फिजिकली ये कहाँ खड़े होंगे, किधर होंगे। इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क को आगे एक ही तरीका ले जा सकता है कि हम इस फेडरेशन के जो 4 सूबे हैं, इनके जो सेनेट है, इनका जो पार्लियामेंट है, उसको हम बरकरार रखें, उसको हम सपोर्ट करें, और वहाँ पे हम ईमानदाराना इलेक्शन करें, ताकि इसका एहसास हो कि किसी को किसी का हक छीन लेते हैं। तो शहबाज जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पिछले दिन भी बहस हुई कि वो पीडीएम का इजाज था, उसने कहा पीडीएम का इजाज नहीं था, ये तो मैंने पीडीएम का इजाज बुलाया ताकि जो आने वाला बजट सेशन है, हमने उसमें जो बात करनी है, हम चाहेंगे ये तो मैं नहीं समझता। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे आज बता दूं, नवाज शरीफ की फैमिली में जब तक मियां नवाज शरीफ जिंदा है, शहबाज शरीफ जिंदा है, मैं नहीं समझता कोई ब्रेकअप पार्टी और फैक्शन बन गई, तो ये मुमकिन नहीं। तो ठीक है, तमाम ताकत उस वक्त नवाज शरीफ के पास है, और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया ना वफाक में और सूबे में, इसकी वजह नवाज शरीफ है। वो नहीं चाहते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को अपनी पूरी मोहलत दी जाए, पूरा वक्त दिया जाए, ताकि कल इमरान ये ना कह सके उसको पूरा वक्त नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ ये भी पोलिटिकली सही है। मैं खुद इस बात को हामी हूँ, इतना जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी रहनुमा है, तो प्राइम मिनिस्टर को टाइम पूरा करना चाहिए। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम अपने वज़ीर आज़म को वक्त नहीं पूरा करने देते, करना चाहिए उसको। जितना भी वो मेहनत करेगा, जितनी भी बेचारा भाग रहा है, आप पिछले 2 महीने से देखें, इमरान खान लाहौर, पिंडी, कराची, कोयटा, क्या उड़ रहा है, भाग रहा है, पैसे दे रहा है, आपको मुझे 4 अरब, उसको 6 अरब, ये जा रहा है। पता लग गया ना सियासत क्या होती है, कैसी सियासत करे, इलेक्शन में जाएंगे तो ठीक है। मैं इसलिए उसकी शहबाज की हिमायत करता हूँ ऑन दिस वेरी पॉइंट। सही है, ठीक है। फारूक साहब, आपको लगता है नून लीग में से शीन निकलने वाला है? मेरा ख्याल है शीन फॉर्मली शायद दूसरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन नजर तो सामने आ रहा है कि एक पूरी क्लियर डिवीजन है इन द शरीफ फैमिली के अपना नवाज शरीफ और मरीम नवाज का एक जारहाना नैरेटिव है कन्फ्रंटेशन वाला, और उस नैरेटिव में तो मैं समझता हूँ कि माजी के में कभी ऐसे जो अभी हमने उनके देखा है
कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जिस किस्म की तकारीर की, जिस तरह उन्होंने अदारों के हेड को टारगेट किया, ये पाकिस्तान में हमने ऐसी चीज पहले देखी नहीं है। और अभी भी मरीम नवाज चंद दिन पहले मेरे ख्याल शेखुपुरा में उन्होंने कहा था कि हमारी इमरान खान से लड़ाई नहीं है, हमारी तो जो इमरान खान को लाए हैं उनसे लड़ाई है। तो ऑब्वियसली मतलब उनका अपना फौजी इदारों की तरफ था, क्योंकि दिस इज द नैरेटिव। शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का ये नैरेटिव नहीं है। वो मॉडरेट किस्म के लोग हैं। मसला सारा ये है कि नवाज शरीफ भी कन्विक्टेड है, मरीम नवाज भी कन्विक्टेड है, और आगे जाके अब क्या केसेस का फैसला होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जारी बात है, ये इसमें तो टाइम लगेगा। उस वक्त आगे जनरल इलेक्शन 2 साल में, आपको पता है जनरल इलेक्शन अगले ड्यू है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अपना पॉलिटिकली देखा जाए तो मरीम नवाज हैज नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन वो शहबाज शरीफ इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द PMLN, और तो लिहाजा वो चाहेंगे कि उनका जो नैरेटिव है, वो चाहेंगे कि जिस डायरेक्शन में वो पार्टी को ले जाना चाहते हैं, बेशक भाईजान जो है उनको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो हमेशा भाईजान की सोच पे चलते हैं। लेकिन अंदर के खाने हमजा शहबाज ने भी क्या स्टेटमेंट दे दी 6 दिन पहले, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस वगैरह वगैरह इतने ज्यादा है कि अब हमें ये वक्त नहीं है कन्फ्रंटेशन का और तनाव का। सो ये एक वाज़ेह फर्क है। और मैं समझता हूँ मैं जाहिर तौर पे समझता हूं कि मरीम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ को बहुत बुरी तरह उनको प्रॉब्लम में डाला, PMLN को प्रॉब्लम डाला कि पार्टी डिवाइड होगी। अब कितने PMLN के अच्छे स्टॉलवर्ड्स हैं, वो सामने आते नहीं है, वो नाराज बैठे हैं, साइड लाइन पे बैठे हैं कि ठीक है भाई इनको लड़ने दो आपस में और कन्फ्रंटेशन करने दो। और फिर उसके अलावा आप देखें पीडीएम को वो आर या पार्क वाले मामला और लेके जो शहबाज शरीफ साहब तो जेल में थे, हमजा भी जेल में था, तो इन्होंने PDM का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सो माय पॉइंट इज कि मरीम नवाज जो है, शी हैज प्रूव्ड टू बी अ बैड ओमन फॉर द PMLN। और शहबाज शरीफ, अभी बता दूं, अगर वो ये देखे ना आजकल नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं कि मरीम नवाज की एस्टैब्लिशमेंट से सुलह होगी, एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी टू मेक हर द प्राइम मिनिस्टर। जनाब शहबाज शरीफ के साथ सुलह होगी, उसको भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। नवाज शरीफ साहब के भी बैक चल रहा है। भाई मैं सबको बताता हूँ और बार बार मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को, जिस इदारों को नवाज शरीफ मरीम नवाज ने तकरीबन अपना तोड़ने की कोशिश की और बगावत कराने की कोशिश की, वो लोग कैसे कह सकते हैं इन दोनों को कि आप आए जनाब, हम प्लेट में आपको इख्तियार देते हैं, दोबारा आ जाए, ताकि ये तमाम इत्तेसाब के मामला और रोल बैक मल्टीप्लाइड बाय 0 ये नहीं होने लगा। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि आपने क्लोज करना प्रोग्राम कि अगले इलेक्शन और वो सिविल सुप्रीमेसी की बात की इफ्तिखार साहब, आई बिल्कुल एग्री विद हिम। जमहूरियत, सिविल सुप्रीमेसी, अब इंशाल्लाह 2023 में चौथा पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। अल्लाह करे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हो, ताकि हर मर्तबा जो झगड़ा होते हैं इलेक्शन के बाद, वो इलेक्शन खबरें हो और शफाफ इलेक्शन हो। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ, यू नेवर नो, हमजा शरीफ, शायद ये भी आने वाले जो एहतसाब अदालत में भी जो तेजी आएगी, जब नई अदालतें कायम हो रही है, स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 30 अदालतें, तो हो सकता है इनके ट्रायल स्टेज तक पहुंच गए, इनके फैसले आ जाए, हो सकता है ये भी अब तक डिस्क्वालीफाई हो जाए, फिर ये भी जाएंगे अपील में, हाई कोर्ट में। तो मुझे ये लग रहा है, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि जी, मुझे ये लग रहा है कि अगले इलेक्शन में जरदारी फैमिली एंड शरीफ फैमिलीज, they may be out of politics because of this legal reason, लेकिन PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी अजीम मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। मैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो का शहदाई था, मुझे तो याद है कैसे मैं मरी रोड के सड़कों पे भागता था एज अ स्कूल बॉय, जब भुट्टो साहब पिंडी में आते थे। मैं 1968-69 की बात कर रहा हूँ, और उस तहरीक को भी हमने देखा है जो उन्होंने लीड की अयूब खान के खिलाफ। लेकिन जरदारी साहब ने आके पीपल्स पार्टी का जो एक किरदार था, एक खास किरदार जो कि भुट्टो साहब लेके आए थे, वो किरदार को खत्म कर दिया। मैंने सारी पिक्चर तो आपको बता दी है कि काजी फैज ईसा 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सारी फैमिली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी विद द स्पीडी जस्टिस। आसिफ जरदारी, उसकी सारी खानदान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जस्टिस। तो सारी जो गलियां ये वीरान होंगी, बाकी अल्लाह खैर से। चलिए जी, हम फिर भी उम्मीद करते हैं वो हो जो पाकिस्तान के लिए जरूरी हो और बाकी सबके लिए भी पाकिस्तान के इशू ज्यादा जरूरी हो। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका, फारूक हमीद साहब आपका, और दोबारा फुल स्टॉप की सीरीज में कुछ ऐसे ही गेस्ट के साथ, कुछ ऐसे ही हॉट टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।